हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एडीओ के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत आजीविका की क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आजीविका के आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पूर्ववर्ती क्लासेस में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 का जो है वो आपका अध्ययन कर लिया है और इस क्लास में हम यूनिट 3 के अंतर्गत आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका का अध्ययन जो है वो आपका शुरू करेंगे। अब इसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं 5-6 क्लासेस के माध्यम से, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ग्रामोद्योग से आपका परिचय जो है वो आपका करा देता हूँ। ये जो हमारा हिस्सा है आजीविका, आजीविका कहने का मतलब आपका रोजगार के साधन, ठीक है। आजीविका का मतलब क्या होता है? रोजगार के जितने भी आपके साधन होते हैं या किस तरीके से रोजगार जो है वो आपको क्रिएट किया जाए, वो सभी लिवलीहुड आजीविका के अंतर्गत आता है। और ये जो पद है एडीईओ, ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इनका जो मुख्य काम रहता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है। जब आप एडीओ बन जाएंगे तो आपकी सेवा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी, अर्बन इलाके में नहीं होगी, रूरल इलाके में ही होगी, ठीक है। और मेन जो एडीओ का कार्य होता है वो ग्रामीण विकास के साथ साथ आपका गरीबी उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ होता है रोजगार सृजन। ये आपके मूल कार्य हैं, ठीक है। और एडीओ का पद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पद है जो मुख्यतः जो एनआरएलएम है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसकी योजनाओं को विस्तारित करने के लिए जो है एडीओ की नियुक्ति की जाती है। इसीलिए आपके सिलेबस में ये आजीविका वाला पोर्शन जो है वो आपका शामिल किया गया है। अब इस आजीविका वाले पोर्शन में जो आपका ग्रामोद्योग है, तो ग्रामोद्योग में डिटेल में जाने से पहले आप इसको दो भागों में अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे दो शब्द निकल करके आते हैं, ग्राम और उद्योग। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके उद्यम स्थापित होते हैं उनको कहा जाता है ग्रामोद्योग, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, या इसको हम सूक्ष्म लघु मध्यम के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के ये जो आपके उद्योग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो आपका रोजगार है उनको मुहैया कराने में, उनकी बेरोजगारी दूर करने में, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मुख्य भूमिका जो है वो आपका निभाते हैं। तो इस ग्रामोद्योग वाले टॉपिक को हम 6 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। 6 लेक्चर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 कहलाएगा। लेक्चर 1 के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। कहने का मतलब आज हम एक परिचय देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्रामोद्योग का क्या महत्व है, ग्रामोद्योग को लेकर के हमारे देश में और हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रयास किए गए, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसमें क्या क्या समस्याएं वगैरह आती हैं, इन सभी के बारे में हम आज जो है आपका शुरुआती स्तर पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 होगा, ठीक है, लेक्चर 2 से लेकर के आगामी जितने भी आपके लेक्चर होंगे लेक्चर 6 तक, इसमें ग्रामोद्योग क्षेत्र में जो भूमिका निभा रही प्रमुख संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे छत्तीसगढ़ हथकरघा विभाग, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड और आपका रेशम प्रभाग। ये सभी विभाग जो हैं वो कब स्थापित हुए हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग के माध्यम से आजीविका प्रदान करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, कौन कौन से अनुदान हैं या ऋण योजना है या प्रशिक्षण योजना है, इन सभी को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बुक्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल है उससे भी थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन की जो प्रायिकता है वो आपका बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं हमारे नोट्स का, जिससे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नोट्स है जिसमें जो है आपका जितनी भी मूलभूत बातें हैं और आवश्यक बातें हैं उनको जो है वो आपका शामिल किया गया है। तो इस नोट्स के माध्यम से हम अंतिम में रिवीजन करेंगे और आप इसको पीडीएफ के माध्यम से बार बार जो है इसको स्मरण रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं लिख करके आपको समझाता हूँ हमेशा की भांति, उसके बाद जो है हम अपने नोट से जो है रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामोद्योग का मतलब क्या होता है, ग्रामोद्योग का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रामोद्योग होती हैं वो रोजगार प्रदान करने में अर्थात आजीविका प्रदान करने में क्या भूमिका निभाते हैं,
ठीक है, ग्रामोद्योग और आजीविका का क्या संबंध है। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे याद रखिएगा वो ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रख करके बात करेंगे, शहरी परिवेश से कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का ये आपका बात हो रहा है, ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पद है, तो कोई भी जो नगरीय क्षेत्र की योजना वगैरह रहेगी उसको पढ़ करके आप कभी भी अपना समय बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रामोद्योग होता क्या है। तो ग्रामोद्योग अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ग्राम और उद्योग। ठीक है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई जो है वो आपका व्यवसाय। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ऐसे उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए कोई वस्तु उत्पादित करते हो या कोई सर्विस जो है वो आपके देते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रामोद्योग। ठीक है, कोई भी उद्योग या तो कोई ना कोई वस्तु जनरेट करेगा या तो क्या जनरेट करेगा, सेवा। अब देखिए, जिन लोग मुझसे इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं उनको तो पता है कि वस्तु और सेवा जो है यही मार्केट में बेची जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु हो गया, मान लीजिए आपका चूड़ी हो गया, ठीक है, कि चूड़ी उद्योग हो गया, या उदाहरण के लिए मान लीजिए दोना पत्तल उद्योग हो गया। ठीक है, तो कोई भी जो सामग्री है जो बनाई जाती है, या फिर मान लीजिए सर्फ साबुन उद्योग हो गया, तो साबुन को बेच करके, दोना पत्तल को बेच करके, चूड़ी को बेच करके, अर्थात वस्तु को बेच करके क्या मिलता है, उसके बदले में मुद्रा मिलता है, आय मिलता है। ठीक है, लेकिन केवल वस्तु ही नहीं बेची जाती, सेवा भी बेची जाती है, सर्विस भी जो है वो आपका बेचा जाता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं और उस होटल में 2 दिन ठहरते हैं, तो वहाँ पे आपने कोई वस्तु नहीं खरीदा, आपने उसकी सेवा का उपभोग किया, तो इसीलिए आपको उसके बदले में क्या देना पड़ता है, जो भी रुपया पैसा जो है वो आपका देना पड़ता है। जैसे कि आप मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में गए, तो 3 घंटे में आपने कोई वस्तु नहीं खरीदा, आपने उसकी सेवा को एंजॉय किया, उसकी सेवा को उपभोग किया, आपको मूवी दिखाया गया वहाँ पे। उसी प्रकार से किसी कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं तो वहाँ पे टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाने के बदले आपसे पैसे चार्ज करते हैं, तो ये सभी क्या है, आपका सर्विस है, सेवा है। तो वस्तु को बेच करके भी आपका पैसा मिलता है, सेवा को बेच करके भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ऐसे उद्योग जो बिजली का उपयोग करते हों, चाहे बिजली का उपयोग नहीं करते हुए कोई वस्तु उत्पादित करते हैं या सेवा उत्पादित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रामोद्योग की श्रेणी में आते हैं। प्लस इसमें आप एक क्राइटेरिया और जो है जोड़ सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग की बात हो रही है, ग्रामोद्योग की बात हो रही है, तो ग्रामोद्योग में जो आपका पूंजी निवेश होता है, पूंजी निवेश मतलब उस उद्योग को स्थापित करने में जो पैसा लगाया गया हो, तो ये पूंजी निवेश जो है प्रति कार्यकर्ता या प्रति कारीगर, है ना, ये पूंजी निवेश प्रति कार्यकर्ता या प्रति कारीगर जो है मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पैसा लग रहा है तो फिर वो छोटे उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा ना, फिर वो तो बड़े उद्योग की श्रेणी में आएगा। और ग्रामोद्योग में हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं या तो लघु उद्योग का, कुटीर उद्योग का, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में शासन के सहयोग से उसमें और ज़्यादा ऋण लेकर के पैसा लगाया जाता है या अनुदान के माध्यम से उसमें और बड़ी पूंजी लगती है, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआती तौर पे मैदानी क्षेत्रों में अर्थात सामान्य क्षेत्रों में प्रति कार्यकर्ता या प्रति कारीगर जो है वो 1 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। मैं प्रति कार्यकर्ता या प्रति कारीगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल उद्यम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो उसमें एक उद्यम स्थापित हो रहा है, एक उद्योग स्थापित हो रहा है, उसमें 10 कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पे एक उद्योग की बात नहीं हो रही है, एक कार्यकर्ता या एक कारीगर के पीछे बात हो रही है। तो प्रति कारीगर या प्रति कार्यकर्ता मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए से ज़्यादा और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ग्रामोद्योग। ठीक है, तो ग्रामोद्योग क्या हो गया, ग्रामोद्योग का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए कोई वस्तु उत्पादित करता है या कोई सेवा सृजन करता है, जिसमें जो पूंजी निवेश है वो पूंजी निवेश मतलब क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लो भवन बनाने में खर्चा होगा, ऑफिस बनाने में खर्चा होगा, मशीनरी लगाने में खर्चा होगा, साज सज्जा में खर्चा होगा, तो ये सभी पूंजी निवेश कहलाया। ठीक है, तो ये पूंजी निवेश प्रति कार्यकर्ता या प्रति कारीगर मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रामोद्योग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आजीविका और ग्रामोद्योग एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं,
कैसे ग्रामोद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रदान करने में, रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका जो है वो आपका निभाता है या वो सक्षम है। ठीक है, तो देखिए हम बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शब्द आपने बार बार सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत एक कैसा देश है ये भी आप जानते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, प्लस भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? तो भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक है, अब देखिए चूंकि कृषि प्रधान देश है, अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास संभव नहीं है। ठीक है, जो कृषि विकास है और औद्योगिक विकास है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ऐसा मान सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करने के बाद उस उद्योग का विकास करने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और इस कच्चे माल के लिए उस उद्योग को आपका निर्भर रहना पड़ेगा किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। तो जब तक कृषि विकास नहीं हो पाएगा तब तक औद्योगिक विकास भी जो है वो आपका संभव नहीं है। अब क्यों न ऐसा किया जाए कि बड़े बड़े शहरों में बड़े उद्योग स्थापित करने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ही छोटे उद्योग से अर्थात ग्रामोद्योग से शुरुआत की जाए। इससे क्या होगा? गांवों में सुलभता से कच्चा माल भी उपलब्ध हो पाएगा, साथ ही साथ उन गांवों के लोगों को वहां पे जब आप ग्रामोद्योग स्थापित करेंगे तो उनको क्या मिलेगा जी? आजीविका मिलेगा, अर्थात उनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिलेगा। इसीलिए ग्रामोद्योग जुड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में किससे? आपका आजीविका से। क्योंकि देखिए ग्रामोद्योग एक ऐसा उद्योग होता है, इसकी मेन विशेषता क्या होती है? इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कम तकनीक की आवश्यकता होती है, कम विशेषता की आवश्यकता होती है, छोटे मशीनों से भी जो है वो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। तो ग्रामोद्योग को स्थापित करने में कम पूंजी की आवश्यकता, कम तकनीक की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी लोगों के पास पूंजी नहीं होती है, ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा बड़े मशीन अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही सूटेबल हो जाता है किसके लिए? आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामोद्योग। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की प्रचुरता होती है। श्रम की प्रचुरता मतलब वहाँ पे मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में रहता है, मजदूर वगैरह जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। तो पूंजी के अभाव में और श्रम की प्रचुरता के साथ ग्रामोद्योग गाँव के लिए बहुत ही उपयोगी जो है वो आपके सिद्ध होते हैं। ग्रामोद्योग जो है गाँव में आजीविका प्रदान करने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आजीविका और ग्रामोद्योग एक दूसरे से जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे अन्य पहलुओं पे जो है वो आपका चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ग्रामोद्योग का अर्थ क्या होता है? ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए कोई वस्तु उत्पादित करता हो या सेवा करता हो, जिसमें स्थायी पूंजी निवेश, जिसमें भवन, कार्यालय, मशीनरी, साजो सामान सभी आते हैं। प्रति कारीगर या प्रति कार्यकर्ता मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। आजीविका ग्रामोद्योग से कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये भी मैंने आपको समझाया कि भारत का विकास किसमें निहित है भाई? गाँवों में निहित है। कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास एक ही गाड़ी के क्या हैं? दो पहिए हैं, मतलब एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास संभव नहीं है। क्योंकि ग्रामोद्योग हेतु कम पूंजी के साथ साथ कम तकनीक या विशेषता की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसीलिए गाँवों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि गाँव में श्रम की प्रचुरता रहती है और पूंजी का अभाव रहता है। तो इसके अभाव में इनकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध होती है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, रोजगार प्रदान करने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए। अब ये क्यों परफेक्ट है, ग्रामोद्योग का क्या महत्व है, इसको चलिए हम डिटेल समझते हैं। आगे हम देखते हैं ग्रामोद्योग का महत्व या ग्रामोद्योग की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे लिख करके समझाता हूँ।
उसके बाद फिर अंतिम में हम फिर से हमारे नोट्स से जो है इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका भारत है, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मतलब अभी विकसित नहीं हुई है, ये विकास कर रही है। और विकासशील अर्थव्यवस्था बोलते ही आपके दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए कि कोई भी देश जब विकासशील अवस्था में जो है वो आपका होता है तो सबसे पहले तो उस देश में पूंजी की समस्या होती है, अर्थात पूंजी का अभाव होता है। साथ ही साथ उस देश में जो है आपका एक प्रमुख समस्या होती है आपका बेरोजगारी। तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में जहां पूंजी का अभाव है, अत्यधिक बेरोजगारी है, वहां पे जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, या जो आपके ग्रामोद्योग जिसको हम कहते हैं, वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाते हैं भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, भारत की सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, और भारत की राजनीति को भी सशक्त बनाने के लिए। अर्थात सभी पहलुओं से जो आपका ग्रामोद्योग है वो विकास की क्या है, आधारशिला है। छोटे स्तर से उद्योग जो है स्थापित जो है कर सकते हैं कम पूंजी के साथ ही, ठीक है। और क्या क्या महत्व है देखिए, ठीक। अब पॉइंट वाइज हम बात करें तो अगला महत्व हो जाता है रोजगार सृजन, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, अगर ये ऑप्शन में आएंगी तब भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते, ये तार्किक चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं। ग्रामोद्योग को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या ग्रामोद्योग से होगा और क्या नहीं हो सकता है। तो एक तो रोजगार सृजन होगा। मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति होती है, लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है। गरीबी होती है, तो गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए ग्रामोद्योग की आवश्यकता है या ग्रामोद्योग का महत्व है, ठीक है। अगला बिंदु हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उनका दोहन करना क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें, जैसे कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें कहने का मतलब आपके पेड़ पौधे हो गए, अर्थात वन वगैरह हो गए, उन वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद वगैरह हो गए, मतलब लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जलाऊ लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, हर्रा बहरा लाख, चिरौंजी, इमली, साल बीज, महुआ वगैरह, ये सभी क्या है, वनोत्पाद हैं। और ये सभी प्रकृति से प्राप्त क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इनको दोहन करके, इनको कच्चे माल के रूप में यूज़ करके इससे प्रोडक्ट जो है वो आपके बनाए जा सकते हैं। जैसे कि खनिज हो गया, ठीक है। तो खनिज भी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। हम जो है आपका हेमेटाइट का, लोहे का उत्खनन कर रहे हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, उस एल्यूमिनियम से फिर बर्तन जो है वो आपके बना रहे हैं। तो खनिज भी एक क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। पानी, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि पानी से आप जो है फिर सिंचाई कर रहे हो, पानी का उपयोग उद्योगों में हो रहा है, पानी से जल विद्युत उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। तो पानी भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। जितनी फसलें हैं, कृषि हैं, ये सभी क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों का, इनका जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, इनका आपका अधिकतम उपयोग करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो जब तक ग्रामोद्योग स्थापित नहीं होगा तब तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे होगा? गांवों में पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तो इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए किसकी आवश्यकता है? ग्रामोद्योग की आवश्यकता है या ग्रामोद्योग का महत्व है, राइट। अगले बिंदु पे जाते हैं, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है भाई? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब इसको समझाने की आवश्यकता है नहीं, जाहिर सी बात है, गाँव में आपके आजीविका के नए नए साधन क्रिएट होंगे, ग्रामोद्योग स्थापित होंगे, तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, उनको आय मिलेगी। तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, आपका वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद अगला महत्व ये हो जाता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु, ठीक है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अधिकांश लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है वो कृषि से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग मान लीजिए एक ही रोजगार पे लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो आपका आय है उस क्षेत्र से वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का जो आपका दबाव है वो किसके ऊपर है? कृषि के ऊपर है। ठीक है, 90% या 90% से ऊपर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य ही करती है। उद्योग धंधे आपको गांवों में बहुत कम मिलेंगे, उद्योग धंधे दुकान वगैरह शहरों में ज़्यादा मिलेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रामोद्योग के प्रसार से कृषि पर जनसंख्या का दबाव जो है वो आपका कम हो रहा है। लोग उद्योग धंधे भी स्थापित कर रहे हैं कृषि को छोड़ करके, ये आप खुद देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये एक महत्व हो जाता है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने में ग्रामोद्योग जो है वो आपके सहायक होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़े स्तर पे बात करें तो विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक, विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक। अब जो कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं वो इस फैक्टर को थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, डिटेल में तो नहीं जा सकता, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो आपका विदेशी मुद्रा होती है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है। जो भारत में आपका आरबीआई है उसके पास जो है फॉरेन करेंसी अगर पर्याप्त मात्रा में होता है तो भारत की इकोनॉमी जो है उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। अब फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? जब फॉरेन करेंसी तब आएगी जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है। अब इस भारत में आप कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट जो है आप उत्पादित करते हो, इस प्रोडक्ट का जब आप निर्यात करोगे, इस प्रोडक्ट को जब आप एक्सपोर्ट करोगे दूसरे देशों में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, तो आपको अमेरिकी मुद्रा प्राप्त होगी, जापानी मुद्रा प्राप्त होगी, चीनी मुद्रा जो है वो आपका प्राप्त होगा। और आपका जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है, जो आपका विदेशी मुद्रा है, उसके अनुपात में क्या होगी? आपका वृद्धि होगी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग की स्थापना के साथ जब वस्तुएं जो है एक्सेस मात्रा में उत्पादित होती हैं और उनका निर्यात होता है तो विदेशी मुद्रा भी जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है वो, और देश की अर्थव्यवस्था को भी क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अलग तरीके से देखें संस्कृति की दृष्टि से तो व्यक्तित्व एवं कला के विकास में सहायक, व्यक्तित्व एवं कला के विकास में सहायक। ठीक है, इसको मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प जो है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में, खास करके बस्तर क्षेत्रों में बहुत सारे जनजातीय शिल्प प्रचलित हैं। गढ़वा कला है, ढोकरा कला है, बांस शिल्प है, तुम्बा शिल्प है, बेल मेटल पे होने वाली कलाकारी है, काष्ठ कला है। तो ये सभी चीज़ें जो है उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और वो उस संस्कृति के अंतर्गत उन चीज़ों की शिल्प कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। तो उस शिल्प कला में निपुण होने का लाभ उनको क्या मिलता है? वही उनकी आजीविका भी बन जाता है। आजकल भारत में अगर देखोगे, छत्तीसगढ़ में देखोगे तो बिलासा जो आपके एम्पोरियम है वो चल रहे हैं, सबरी एम्पोरियम जो है वो आपके चल रहे हैं, बिहान बाजार जो है वो आपके स्थापित हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती हैं, जो इनकी संस्कृति का हिस्सा है, इनको एक रोजगार के रूप में जो है ये तब्दील होता है और इनको बेच करके इनको जो है आपका आय जो है अर्जित होता है। साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व का भी क्या होता है? विकास होता है, उनमें दिन ब दिन इनके आते जाता है, निखार आते जाता है। तो ये व्यक्तित्व और कला के विकास में भी सहायक है। सबसे मेन महत्व क्या है कि ग्रामोद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ग्रामोद्योग में कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। एकदम ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपका ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा मशीन नहीं लग जाता कि जिसको कोई इंजीनियर ही आकर के चलाएगा। ठीक है, तो कम पूंजी, कम तकनीकी ज्ञान इसमें आवश्यकता होती है। शीघ्र उत्पादक उद्योग होता है। ठीक है, और जो औद्योगिक समस्याएं होती हैं बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, वैसी समस्याएं यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये भी ग्रामोद्योग का क्या है? आपका महत्व है। ठीक है, उसके बाद एक अप्रत्यक्ष मैं यहाँ पे महत्व जोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट है, वो है पलायन रोकने में सहायक। अब किसका पलायन रोकने में सहायक है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, आप में से बहुतायत लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं या जिनके पास आपका पूंजी का अभाव होता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। जम्मू चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, ईंट भट्ठों में जो है वो आपका काम करते हैं, क्योंकि उनको वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रामोद्योग है ये एक अच्छा उपाय बन सकते हैं या अच्छा उपाय बनते हैं पलायन को रोकने में, क्योंकि कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार नहीं होता है, जिसके चलते मजदूर पलायन करते हैं। जबकि
जब कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं है तो उनको किस में रोजगार मिल सकता है, उद्योग धंधों में उनको रोजगार मिल सकता है। तो एक प्रकार से ये पलायन रोकने में भी क्या है, आपके सहायक हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की आय में जो है वृद्धि आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रामीणों को क्या मिलता है, आपका आर्थिक लाभ मिलता है, ठीक है। तो बिंदु बनाना चाहेंगे तो बहुत सारा बिंदु बन सकता है। ये मेन बिंदु मैंने आपको बता दिया जो आपके ऑप्शन में क्रिएट हो सकता है, आपके ऑप्शन में प्रश्न में ये पूछ सकता है। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहले आत्मनिर्भर नहीं थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों के आत्मनिर्भरता में भी क्या हो जाएगी, आपका वृद्धि हो जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि दर्शाते हैं कि ग्रामोद्योग का क्या महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में, या ग्रामोद्योग की क्यों आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो चलिए, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई उसको एक बार हम अपने नोट से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगले पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्रामोद्योग की आवश्यकता या महत्व। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है जहाँ पे पूंजी का अभाव है और अत्यधिक क्या है, बेरोजगारी है, ठीक है। तो यहाँ पे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं से विकास की क्या है, आपका आधारशिला है। इनका क्या क्या महत्व है, रोजगार सृजन, बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने हेतु, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, श्रम शक्ति की प्रधानता है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे क्या है, मानव संसाधन है। स्थानीय संसाधनों का दोहन, कृषि, खनिज, वन आदि से जो है गांवों में भरपूर कच्चा माल जो है उपलब्ध है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मैंने बताया जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो आय का समान क्या होगा, वितरण होगा, ठीक है। मतलब कोई अत्यधिक गरीब नहीं रहेगा, कोई अत्यधिक अमीर नहीं रहेगा, ठीक। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु, ये भी मैंने आपको बताया। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सहायक, जब हम निर्यात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा जो है वो आपका प्राप्त होगा, ठीक है। व्यक्तित्व एवं कला के जो है विकास में सहायक, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शीघ्र उत्पादक उद्योग है, जो बड़ी बड़ी औद्योगिक समस्याएं हैं उससे क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार न होने के कारण होने वाले पलायन को रोकने में सहायक, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय विकास में भागीदारी हेतु, ये तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं, और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु, इन सभी दृष्टि से ग्रामोद्योग का महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखिए, जो आपके ग्रामोद्योग हैं, ठीक, ये ग्रामोद्योग आपके 7 समूहों में जो है वो आपके डिवाइडेड हैं। इसको कहा जाता है ग्रामोद्योग समूह। चलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम हमारे स्लाइड या नोट्स पे आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, मैं भी बताऊंगा कि अधिनियम कब आया, ठीक है। इसके तहत ही जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो है स्थापना हुई। चलिए मैं पहले इसी को समझा देता हूँ आपको। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसको शॉर्ट में KVIC भी कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, ये भारत सरकार का एक निकाय है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में हुई है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1956 में जो है आपकी इसकी स्थापना हुई है, और यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि बकायदा संसद में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है वो आपका पेश किया गया, और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक जो है वो आपकी संस्था है। कब हुई स्थापना, 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, इसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में जो आपके ग्रामीण उद्योग हैं, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योग हैं, या जो ग्रामोद्योग समूह हैं, इसको 7 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा गया है। और याद रखेंगे, इस 7 वर्ग में खादी शामिल नहीं है, खादी अलग है, ठीक है। खादी को छोड़ करके 7 वर्गों में जो है वो आपका बांटा गया है, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामीण उद्योगों को 7 वर्गों में बांटा गया है, खादी को छोड़ करके, ठीक है। तो कौन कौन से 7 वर्ग हैं, देखते चलिएगा। सबसे पहला जो आपका वर्ग है वो है खनिज आधारित उद्योग। इसको भी याद रखना है ना आपको, शब्दशः पूरा 7 का 7 आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जो है
ग्रामीण उद्योग में है या नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब खनिज आधारित उद्योग क्या है, तो देखिए जितने भी खनिज आधारित उद्योग मतलब चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण वगैरह, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि खनिज से रिलेटेड हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, खनिज आधारित उद्योग। अभी मैं हमारे नोट से इसको डिटेल में और बताऊंगा कि खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपका वर्ग आपको याद रखना है वो है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और दूसरा क्या याद रखना है, वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग जैसे कि कागज उद्योग हो गया, कत्था उद्योग हो गया, गोंद उद्योग हो गया, रबड़ हो गया, है ना, दिया सलाई, दिया सलाई मतलब माचिस हो गया, पटाखा, अगरबत्ती, है ना, डिब्बे वगैरह, तेंदुपत्ता वगैरह हो गया, वनोत्पाद जितने भी हो गए, ये सभी किस में आता है, वन आधारित उद्योग में आता है। ठीक है, तीसरा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि खाद्य तेल हो गया, जितना भी वनस्पति तेल आप खरीदते हैं, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, नारियल हो गया, जितने भी मसाले वगैरह हो गए, काजू वगैरह हो गया, लौंग, इलायची वगैरह हो गया, फल सब्जी उत्पादन हो गया, यहाँ तक कि कृषि में शामिल होता है आपका पशुपालन उद्योग, कृषि में ही आपका मत्स्य उद्योग शामिल होता है, कृषि में आपका डेयरी जो है वो आपका शामिल होता है। तो ये सारे किस में आते हैं, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जैसे कि मान लीजिए शहद उत्पादन, शहद उत्पादन हुआ, उसको बॉटल में पैक किए, शहद उद्योग हो गया। जैसे कि आपका टोमेटो केचप उद्योग हो गया, टमाटर उत्पादित किए और उससे जो है आपका केचप बनाए, वो आपका टमाटर उद्योग हो गया या आपका केचप उद्योग हो गया। तो कृषि और फूड प्रोसेसिंग को लेकर के जितने भी उद्योग होते हैं वो सभी इस श्रेणी में जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, चौथा है पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, पॉलीमर मतलब जितने भी आपके प्लास्टिक संबंधी थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि पीवीसी पाइप वगैरह हो गया, है ना। रसायन संबंधी मतलब आपका मोमबत्ती वगैरह हो गया, कपूर हो गए, मेहंदी वगैरह हो गया, हेयर ऑयल वगैरह हो गया, डिटर्जेंट वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ये सभी किस में आते हैं, पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। जूते चप्पल के उद्योग भी जो है इसी में आते हैं। ठीक है, अगला जो आपका वर्ग है वो है इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग। इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग। अब ये क्या है, इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग, जैसे कि आपका बर्तन निर्माण हो गया, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाना, स्टील के बर्तन बनाना, ठीक है, आपका सजावटी बल्ब बनाना, या फिर आपका इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे छाता निर्माण हो गया, ठीक है, मोटर बाइंडिंग वाला जो आपका उद्योग हो गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जितने भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे कि बायोगैस वगैरह हो गया, या फिर आपका पवन ऊर्जा उपकरण वगैरह बनाना हो गया, ये सभी किसमें आएगा, इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, उसके बाद छठवां आपको याद रखना है टेक्सटाइल उद्योग। टेक्सटाइल में सारे जो है कपड़े आते हैं, वस्त्र उद्योग मान करके चलो विशेष करके, लेकिन मैंने कहा खादी वस्त्र को इसमें नहीं शामिल करना है आपको। खादी को छोड़ करके ना, खादी को छोड़ करके जो टेक्सटाइल उद्योग है, खादी एक अलग समूह बन जाता है। ठीक है, इसीलिए खादी को छोड़ करके 7 वर्ग आपको याद रखना है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जैसे कि आपका सूत कताई हो गया, या फिर हथकरघा के लिए जो आपके सामान वगैरह होते हैं, मतलब इक्विपमेंट के लिए जो उद्योग है, वस्त्र के बनाने के इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, अब 7वां जो आपको याद रखना है वो सर्विस सेक्टर हो जाता है, सेवा क्रियाएं। ठीक है, मैंने कहा वस्तुएं भी बेची जाती हैं और सेवाएं भी बेची जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, जैसे कि धोबी हो गया, नाई हो गया, ठीक है, कोई बिजली रिपेयरिंग करने वाला है, कोई मान लो मोटरसाइकिल मतलब, या फिर जो ऑटोमोबाइल जो है मतलब मिस्त्री है, मतलब रिपेयर करने वाला है, घर निर्माण करने वाला मिस्त्री है, जो आपके पकवान बनाने वाले मिस्त्री हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित छोटे अस्पताल हो गए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्कूल वगैरह हो गए, ये सभी किसमें आते हैं, सर्विस सेक्टर में जो है वो आपके आएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में, जो कि 1956 में आया है,
उसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योग को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में जो है वो आपका डिवाइड किया गया है। ये 7 भाग आपको याद रखने हैं। खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसको आप 3-3 के टुकड़े में याद रखेंगे बेटा, ठीक। देखो आप एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित, ग्रामीण क्षेत्र इमेजिन कर लो, ग्रामीण क्षेत्र में देखो वन तो रहता ही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तो होता ही है, खेत इमेजिन हो गया, जंगल इमेजिन हो गया, और उसी जंगल से मान लो खनिज निकल रहा है तो खनिज इमेजिन हो गया। ये आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो अपने गाँव को। खेत इमेजिन हो गया, वन इमेजिन हो गया, और उसी में आप खनिज इमेजिन कर लो, तो आपका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। उसके बाद देखो थोड़ा सा हट करके है, ठीक है। आप ये देख लो कि इमेजिन कर लो गाँव में साबुन वगैरह बनाते हैं, पहले बनाते थे, आजकल तो कोई बनाते नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाले उद्योग, ठीक है। और जो आपके टेक्सटाइल, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा मॉडर्न नेम है। इन तीनों को आप कनेक्ट कर लेना, पॉलीमर, इंजीनियरिंग और आपका टेक्सटाइल। तो ये 3 टुकड़ा हो गया। और एक सेवा क्षेत्र आप अलग से याद रख लो, बाकी जितना बताया ये वस्तु क्षेत्र है, और लास्ट वाला क्या है आपका सेवा क्षेत्र है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, कृषि आधारित, वन आधारित और आपका खनिज आधारित। इसके अलावा पॉलीमर याद रख लीजिए, इंजीनियरिंग याद रख लीजिए और टेक्सटाइल। पॉलीमर एंड रसायन, इंजीनियरिंग एंड गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाले उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग, ठीक है। और अंतिम में आप याद रख लेना कि आपका सेवा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं जितनी भी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको बताया हूँ उसको मैं हमारी नोट से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामोद्योग समूह मैंने आपको बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामीण उद्योगों को 7 बृहद वर्गों में बांटा गया है, खादी को छोड़ करके। पहला है खनिज आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना, चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग, गुलाल, चूड़ी, नक्काशी आदि सभी शामिल होते हैं। वन आधारित उद्योग में कागज, कत्था, गोंद, रबड़, दिया सलाई, पटाखा, अगरबत्ती, बांस, बेत, कागज, डिब्बे, जिल्दसाजी, खस, तेंदुपत्ता, वनोत्पाद संग्रहण। जिल्दसाजी मतलब क्या होता है, बाइंडिंग, मतलब बुक बाइंडिंग वाला काम, ठीक है। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, फल सब्जी उत्पादन, फूल, रेशम कीट, शहद उत्पादन, अनाज, दाल, मसाला, ताड़, गन्ना, नारियल, औषधि, मसाला, काजू, पत्तल, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। वस्त्र उद्योग मतलब कपास वाला ना। चीनी उद्योग में गन्ना आता है। वनस्पति एवं खाद्य तेल में जितना भी तेल, सरसों, मूंगफली जिससे तेल निकालते हैं, सोयाबीन भी आता है इसमें। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, कागज आदि। आपको इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये जो 7 वर्ग हैं इनको याद रखेंगे और बाकी जो चीज़ है उसको एक रीड कर लेंगे। अगर ऑप्शन में आ गया तो वो 2-4 बार रीड करे रहेंगे तो आप आसानी से 4 ऑप्शन में टिक कर पाएंगे, ठीक है। पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग में क्या आ जाते हैं, खाल संबंधी, ठीक है, मतलब चमड़ा उद्योग जिसको बोलते हैं। जूते हो गए, साबुन, रबर, पीवीसी, मोमबत्ती, ठीक है, कपूर, प्लास्टिक, मेहंदी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट वगैरह। इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग में एल्यूमिनियम बर्तन, बायोगैस, सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांसे के बर्तन, मोटर बाइंडिंग, पवन ऊर्जा उपकरण आदि। खादी को छोड़ करके टेक्सटाइल उद्योग में हथकरघा सामान और सूत कताई याद रखना। सेवा क्रियाएं, धोबी, नाई, बिजली रिपेयरिंग वाला, वायरिंग वाला, मरम्मत वाला, या फिर आपका निर्माण काम करने वाला। शिक्षा मतलब टीचर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है। चिकित्सा मतलब एक डॉक्टर भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छोटा अस्पताल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी आते हैं किसमें, आपके ग्रामोद्योग समूह में। अब ग्रामोद्योग समूह समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमने बहुत सारी बातें तो कर ली कि ग्रामोद्योग जो है वो कितने वर्गों में बटे हुए हैं, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं, इनका महत्व क्या है। लेकिन हर पॉजिटिव चीज़ के पीछे कुछ नेगेटिव फैक्टर भी होता है। तो अब हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में या ग्रामोद्योग स्थापित करने में क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए जो विशेषताएं हैं ना वही समस्याएं भी हैं, क्योंकि कोई भी विशेषता पूर्णतः जो है वो आपका मौजूद नहीं है गाँव में भी। जैसे शुरुआत करता हूँ कच्चे माल की समस्या। किसकी समस्या, कच्चे माल की समस्या। अब हमने पहले कहा कि गाँवों में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है,
लेकिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है क्या? नहीं। ठीक है, एक गांव में कोई आपका उद्योग अगर स्थापित होता है तो उसको एक गांव को छोड़ करके बाकी आसपास के 10, 12, 13 गांव के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा कच्चे माल के लिए। एक ही गांव में इतना ज़्यादा आपका कच्चा माल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा कि उस ग्रामोद्योग को जो है वो आपका फुलफिल कर पाए। तो ये एक समस्या है। ठीक है, दूसरा, जैसे कि हमने कहा कि ग्रामोद्योग में कम तकनीक की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल तकनीक नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो मस्जिदों को चलाना आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट तो आना चाहिए ना। लेकिन गांव के लोग जो है, बहुत सारे अनपढ़ लोग जो है, इन चीज़ों में बिल्कुल भी पारंगत नहीं होते। तो ये एक समस्या हो जाती है। अविकसित एवं अकुशल तकनीक, अविकसित एवं अकुशल तकनीक। इसीलिए मैंने कहा जो महत्व है उसी को आपको समस्या के रूप में भी बनाना है, क्योंकि पूरी तरीके से वो तो आपका वहाँ पे उपलब्ध है नहीं। ठीक है, उसके बाद पूंजी का अभाव, पूंजी की समस्या। ठीक है, ये एक समस्या हो गया। ठीक है, अगला जो प्रमुख समस्या है वो है विपणन की समस्या। विपणन की समस्या मतलब क्या होता है? बाजार, बेचना। मतलब विज्ञापन वो नहीं कर पाते हैं आजकल, बिना विज्ञापन के तो आपका सामान बिकेगा नहीं ना। ठीक है, तो विज्ञापन की समस्या होती है। विपणन मतलब बेचने की समस्या होती है। वो उत्पाद बना तो लेते हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए उनको बाजार जो है वो आपका नहीं मिल पाता। तो बाजार की जो है वो आपका समस्या होती है। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई ग्रामोद्योग है, वो मान लीजिए बनाता है एक डिटर्जेंट। ठीक है, और डिटर्जेंट का नाम मान लीजिए कुछ भी है, XYZ नाम का डिटर्जेंट है। तो वो compete कर पाएगा क्या घड़ी डिटर्जेंट से, टाइड से, सर्फ एक्सेल से, रिन से? मतलब जो ब्रांड बन चुके हैं, जो बड़े उद्योग हैं। मैंने तो केवल एक डिटर्जेंट का एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, तो इनको जो है वो आपका सबसे बड़ा समस्या होता है बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा मतलब बड़े उद्योगों के साथ इनको compete करना पड़ता है। ठीक है, और उनके एडवर्टीजमेंट के सामने ये टिक नहीं पाते हैं। तो ये एक समस्या जो है वो आपका आती है। ठीक है, उसके बाद अगला समस्या है सूचना एवं परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव। सूचना एवं परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव। भारत में अभी भी अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के कम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, चलिए मैं आपको पूछता हूं कि आपको अपने गांव में एक उद्योग स्थापित करना है, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? आपको भटकना पड़ जाएगा। ठीक है, नेट में खोजेंगे, सरकारी ऑफिस में जाकर के पता लगाएंगे। ठीक है, जो पहले से काम कर रहे हैं उनके पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भटकना पड़ेगा उन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए कि कैसे कैसे किया जाएगा, कितना ज़मीन चाहिए रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो अभी भी सूचना प्रदान करने वाले और परामर्शदात्री संस्थाओं का क्या है, आपका अभाव है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासन। मतलब अभी भी पूरी तरीके से इस क्षेत्र में जो है आपका सशक्त रूप से कार्य नहीं कर रहा है। मतलब कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, इसको आप इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही जो है आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा भारत में इतना ज़्यादा परिवहन सुविधा विस्तार होने के बावजूद भी अभी भी परिवहन सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, अब आप देखिए किसी हाईवे के आसपास के गांव में रहते हैं या आपका गांव ट्रेन रूट में आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के देखिए, जहाँ पे सड़कें ढंग से नहीं हैं, जहाँ पे ट्रेन सुविधाओं का विस्तार नहीं है। यदि कोई वो प्रोडक्ट बना भी लेते हैं, कोई उत्पाद बना भी लेते हैं, तो उस उत्पाद को बाजार तक ले जाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कच्चे माल को उद्योग तक लाने में और उद्योगों में तैयार जो आपके माल होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने में परिवहन सुविधाओं की ही मेन भूमिका रहती है, और उसी का अभाव है। तो ये एक समस्या आ जाती है ग्रामोद्योग स्थापित करने में। और एक अंतिम समस्या आपको बता रहा हूँ मैं, हाई टैक्स, ऊंचे कर। भारत चूँकि करारोपण पे ही जो है अपना आपका मेन राजस्व इकट्ठा करता है, टैक्सेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो यदि कोई उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा जो है कर लगता है। तो ये भी थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है ग्रामोद्योग स्थापित करने वालों को। तो ये ग्रामोद्योग के समक्ष उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं
जो मैंने आपके सामने रखी। एक बार इसको रिवीजन करता हूँ मैं, उसके बाद हम क्लास के अंतिम पड़ाव में पहुँचेंगे। हम देखेंगे कि सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, सरकार के द्वारा ग्रामोद्योग के उसको स्थापित करने के क्षेत्र में, उसके विकास के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य जो है वो आपके किए गए हैं। ठीक है, तो समस्याओं में मैंने क्या क्या बताया सारा आपके सामने है। कच्चे माल की समस्या, अविकसित एवं अकुशल तकनीक, वित्त की समस्या मतलब वही पूंजी का अभाव है, विपणन विज्ञापन बाजार की समस्या, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, सूचना व परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव मैंने बताया, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव और ऊंचे कर, ये प्रमुख समस्या है किसके समक्ष, आपके ग्रामोद्योग के समक्ष। ठीक है, अब चलिए हम इस क्लास के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए, शासन के द्वारा जो है वो क्या क्या प्रयास किए गए। तो देखिए छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रयास हैं। ठीक है, प्रयासों को अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, फिर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा आप पॉइंट बना सकते हो, लेकिन उतना डिटेल में जाना नहीं है। मेन जो आपका शासन के द्वारा प्रयत्न किया गया है, जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, उसको अपने को देखते हुए चलना है। तो देखिए जो मेन आपके प्रयास है उसको मैंने यहाँ पे पहले से आपका पॉइंट आउट कर दिया है सब हेडिंग के रूप में, डिटेल में यहाँ पे समझाते हुए चलूँगा। उसके बाद इन प्रयासों को हम अंतिम में हमारे नोट्स से जो है हम रिवीजन कर लेंगे। आप अपने नोट्स में, जिसको मैं आपको भेजता हूँ, वहाँ से आप इसको फिर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत इसकी जो है स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ये छत्तीसगढ़ में कब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित हुआ, इसके क्या कार्य है उसको हम देखेंगे। सबरी एम्पोरियम क्या है वो देखेंगे। बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम क्या है, और जो विभागीय उत्पादन केंद्र हैं, ठीक है, जिनका संचालन जो है वो आपको किया जा रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम जो है वो आपका समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक, तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि संसद में 1956 में 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में, एक वैधानिक निकाय के रूप में 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो है वो आपका स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रमुख तथ्य जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, कि ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है भारत में, भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ये पूछा जा चुका है पहले भी, याद रखेंगे। किसके अधीन आता है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत आने वाली एक शीर्ष संस्था है क्या, आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अब इसका उद्देश्य क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना जब पढ़ लिए तो आप उद्देश्य से खुद जान सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना, उनके विकास के लिए योजना बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनको सुविधाएं और सहायता प्रदान करना, इस खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मेन क्या है, आपका कार्य है। ठीक है, अब देखिए ये तो मेन है, इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले भी कुछ प्रयास हुआ था क्या, तो वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी एक प्रयास हुआ था 1947-48 में। 1947-48 में कार्टेज इंडस्ट्री बोर्ड बना था, कार्टेज इंडस्ट्री बोर्ड। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये याद रख लें कि कार्टेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1947-48 में। ठीक है, मेन आपको याद रखना है KVIC को, जो कि बना है 1956 में। मुंबई में जो है वो आपका मुख्यालय है और ये आता है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन। ठीक है, उसके बाद अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं।
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। अब आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, तो नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। उससे पहले एक और संस्था आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि वो डायरेक्ट जो है वो ग्रामोद्योग से रिलेटेड नहीं है। देखिए अप्रैल 1990 में, 2 अप्रैल, अगर एग्जैक्ट देखना चाहें तो 2 अप्रैल 1990 में एक संस्था बनी थी सिडबी, SIDBI। इसको मैं यहाँ शामिल नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हम इसको GS में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में, लेकिन चूंकि ये सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है बेटा? S फॉर स्मॉल, I फॉर इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री मतलब सूक्ष्म जो आपके उद्योग हैं, जो आपके लघु उद्योग हैं, उनके लिए जो है आपका बोर्ड बना था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको आप शामिल कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय आपको याद रखना है लखनऊ। बस इसके बारे में इतना ही याद रखो। ये भी चूंकि लघु उद्योगों के लिए था इसीलिए आप इसको याद रखना, ठीक है। SIDBI सिडबी के नाम से जाना जाता है, 1990 में बना, ये याद रखेंगे। अब अपन छत्तीसगढ़ के ऊपर आते हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को और लगभग साल भर के बाद 20 जुलाई 2001 को। कब? 20 जुलाई 2001। 20 जुलाई 2001। ये आपके एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है ना, 20/7/2001, एक ही बात है। तो 20 जुलाई 2001 को, 20/7/2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कब गठित हुआ? तब आपको उत्तर लेना है 20 जुलाई 2001, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने जब आपका जुलाई 2001 में, 20 जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया, उसके बाद से इस क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए बहुत सारे जो है वो आपके कार्य किए। उसमें से 3 प्रमुख कार्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद आगामी क्लास में हम तो विभागवार बहुत सारी योजनाएं देखेंगे जो शासन के द्वारा जो है वो आपका संचालित है। ये क्लास तो केवल एक क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। फिर मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था, हर एक विभाग का, हस्तशिल्प विभाग का, ग्रामोद्योग का, रेशम विभाग का, ठीक है, इन सभी विभागों का अलग अलग कार्य जो है आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। माटी शिल्प विभाग का भी देखना है आपको। तो देखिए 3 प्रमुख कार्य अपने को देख करके चलना है। एक है सबरी एम्पोरियम का संचालन, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम और विभागीय उत्पादन केंद्रों का जो है वो आपका संचालन। क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबरी एम्पोरियम। तो जितने भी आपके हैंडीक्राफ्ट हैं, हस्तशिल्प हैं, हमारे प्रदेश के जनजाति जाति क्षेत्रों में जो आपके विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, बहुत सारे हस्तशिल्प होते हैं, चाहे वो धातु शिल्प हो, मिट्टी शिल्प हो, बांस शिल्प हो, काष्ठ शिल्प हो, बेल मेटल वगैरह हो, या कुछ भी चीज़ हो। तो जनजातियों को या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके हस्तशिल्प का उचित मूल्य दिलाने के लिए, उनको विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए सबरी एम्पोरियम का जो है वो आपका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहित भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आपके सबरी एम्पोरियम जो है वो आपके संचालित हैं। प्रमुख जगह मैं आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आपको पूछ दिया जाए कि निम्न में से कहाँ सबरी एम्पोरियम संचालित है या कहाँ संचालित नहीं है, ठीक है। तो जो माना विमानतल परिसर है, माना विमानतल मतलब बोलना चाहिए एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है रायपुर एयरपोर्ट, ठीक है, रायपुर एयरपोर्ट में आपको सबरी एम्पोरियम मतलब दुकान है ये, ठीक है, जहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है, जो छत्तीसगढ़ के आपके ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामोद्योग के द्वारा जो बनाए गए हैं जनजाति क्षेत्रों में, उनको यहाँ पे एज अ ब्रांड के रूप में बेचा जाता है, वितरित किया जाता है, ताकि उनको उनके मेहनत का क्या मिले, आपका मूल्य मिल सके, ठीक है। इसके अलावा रायपुर में ही जो आपका पुरखौती मुक्तांगन है, पुरखौती मुक्तांगन, यहाँ सबरी एम्पोरियम संचालित है। छत्तीसगढ़ हाट परिसर जो है पंडरी में, छत्तीसगढ़ हाट परिसर कहाँ है आपका? पंडरी, वहाँ पे संचालित है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पंडरी में ही, शॉपिंग जो आपका कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपका संचालित है।
नया आपका रायपुर में जो आमापारा है वहाँ पे भी सबरी एम्पोरियम जो है वो आपका संचालित है। तो ये सभी जगह तो आपके रायपुर के हो गए जितने मैंने आपको बताया। रायपुर एयरपोर्ट, पुरखौती मुक्तांगन, आपका पंडरी के आपका छत्तीसगढ़ हाट परिसर में, और पंडरी के शॉपिंग मॉल में, और आपका आमापारा में। ठीक है, ये केवल रायपुर में है। इसके अलावा दूसरे जो आपके शहर अगर हम देखें तो भिलाई में सबरी एम्पोरियम संचालित है, राजनांदगांव में सबरी एम्पोरियम संचालित है, चंपारण में सबरी एम्पोरियम है, जगदलपुर में आपका सबरी एम्पोरियम है, परचनपाल में आपका सबरी एम्पोरियम है। जिन लोगों को पता नहीं है परचनपाल कहाँ है, तो परचनपाल बस्तर के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। ठीक है, नारायणपुर में भी जो है वो आपके सबरी एम्पोरियम है, जसपुर में सबरी एम्पोरियम संचालित है, अंबिकापुर में जो है वो आपका सबरी एम्पोरियम संचालित है, कोंडागांव में सबरी एम्पोरियम है, कांकेर में है, मैन पाट में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बाहर अगर हम देखें तो कनॉट प्लेस, ठीक है, कनॉट पैलेस जिसको कहा जाता है, तो कनॉट प्लेस नई दिल्ली, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में, ठीक है, और अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद, ये सभी जगह जो है वो आपके सबरी एम्पोरियम संचालित है। राज्य के बाहर दिल्ली और अहमदाबाद में याद रखेंगे। रायपुर में अगर आपको याद रखना है तो रायपुर एयरपोर्ट, पुरखौती मुक्तांगन, छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी का और वहीं का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आमापारा में। दूसरे शहरों में देखा जाए तो भिलाई, राजनांदगांव, चंपारण, जगदलपुर, परचनपाल, नारायणपुर, जसपुर, अंबिकापुर, कोंडागांव, कांकेर, मैनपाट, ये सभी जगह सबरी एम्पोरियम जो है वो आपके संचालित हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार मैप बना करके भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम। ये भी लगभग उसी प्रकार का है। प्रदेश के जो आपके ये मेन क्या है, जो सबरी एम्पोरियम है ना, ये हस्तशिल्प के लिए है, और जो बिलासा हैंडलूम है, यहाँ पे हैंडलूम वर्ड जुड़ा हुआ है। हैंडलूम कहने का मतलब जो हथकरघा बुनकर है, हथकरघा बुनकर, ठीक है, हाथ से करघा चला करके जो आपके सूत काटते हैं, वस्त्र बनाते हैं, इनके लिए है, हैंडलूम के लिए है। ठीक है, तो प्रदेश के जो आपके हथकरघा बुनकर के द्वारा जो आपके उनके द्वारा उत्पादित जो आपके वस्त्र हैं, ये विशेषकर किसके लिए है, बिलासा हैंडलूम वस्त्र के लिए। तो उनके वस्त्र को बेचने के लिए, उनके विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ रायपुर के द्वारा जो है आपका बिलासा शोरूम, बिलासा हैंडलूम शोरूम जो है वो आपका संचालित किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम। ठीक है, तो सबरी एम्पोरियम की जगह अभी ज़्यादा जगहों में फैला नहीं है, धीरे धीरे ये भी फैल रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये भी जो है आपका छत्तीसगढ़ हाट परिसर में है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ हाट परिसर रायपुर, और जो वहीं पे लाल गंगा शॉपिंग मॉल है, लाल गंगा शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये भी कहाँ आपका, रायपुर में। इसके अलावा जो फेमस जगह है भिलाई में, सिविक सेंटर, तो भिलाई का जो सिविक्स, जो भिलाई में कभी रहे हैं जानते हैं उसको, सिविक सेंटर भिलाई में, और आपका राजनांदगांव और कोरबा में। इतने जगह आपको जो है, लगभग 5 जगह जो है वो आपको याद रखने हैं। क्या, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम, इनका और भी प्रसार हो रहा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ हाट परिसर और लाल गंगा शॉपिंग मॉल याद रखना, और भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा, कहाँ कहाँ, भिलाई में, राजनांदगांव और कोरबा में। भिलाई में सिविक सेंटर जो है आपको जगह के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हस्तशिल्प के लिए सबरी एम्पोरियम संचालित है, और हैंडलूम के लिए, हथकरघा बुनकरों के लिए बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम जो है वो आपका संचालित है। उसके बाद अन्य सरकारी प्रयास में एक लास्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी हम आगामी क्लासेस में देखेंगे, और भी बहुत सारे हैं। विभागीय उत्पादन केंद्रों का संचालन। अब ये विभागीय उत्पादन केंद्र क्या है, देखिए, इसको आपको जुड़ना है अंबर चरखा से। अब अंबर चरखा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, विभाग के द्वारा गाँव में जो है अंबर खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। किसका स्थापना किया गया है, अंबर खादी उत्पादन केंद्र। अब ये अंबर खादी उत्पादन केंद्र है क्या, ठीक है, देखिए, गांव में क्या होती है, गांव में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो है अपना जो भी दैनिक कार्य होती हैं, खाना वगैरह बनाना, या कुछ महिलाएं जो है वो खेत में काम वाम करके आती हैं, उसके बाद जो उनके पास जो खाली समय रहता है,
उस खाली समय में वो चरखा चला करके सूत काटती हैं। ठीक है, चरखा चला करके सूत काटती हैं और पुरुष जो है वो बुनाई करते हैं। महिलाएं जो है वो क्या करते हैं, चरखा चलाती हैं, ठीक है, सूत काटती हैं। और जो पुरुष होते हैं, ठीक है, ये पुरुष किसका काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। तो महिलाओं को चरखा चला करके सूत काटने में और पुरुष जो है आपका बुनाई करके आय प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इससे घर परिवार का जो आपका भरण पोषण होता है और जो अतिरिक्त समय रहता है उसका क्या होता है, सदुपयोग होता है। तो इस प्रकार से जो आपका छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है हमारा, उसका ये प्रयास है। तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने जो है गाँव में अंबर चरखे की स्थापना किया है, अंबर खादी उत्पादन केंद्र का स्थापना किया है। इससे उनके खाली समय का सदुपयोग भी होता है, उनको रोजगार भी मिलता है, पलायन रोकने में भी ये क्या है आपका सहायक है। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने जितने भी सरकारी प्रयास आपको बताए वो सरकारी प्रयास को एक बार जो है रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम अंतिम विषय पर जो है वो आपका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद रखना है तो आप एक याद रख सकते हो 1947-48 में कार्टेज इंडस्ट्री बोर्ड स्थापित हुआ था। मेन आपको याद रखना है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC। तो संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1956 में हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली एक शीर्ष संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है। उसके बाद मैंने बताया कि आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि 2 अप्रैल 1990 को स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया SIDBI की स्थापना हुई थी। फिर सीधे आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहुंच जाना है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 20 जुलाई 2001 को हुई है, 20/7/2001 को। सबरी एम्पोरियम मैंने बताया मेन हस्तशिल्प के लिए है, कहाँ कहाँ संचालित है, रायपुर के जो है माना विमानतल परिसर मतलब एयरपोर्ट, पुरखौती मुक्तांगन में, छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और आमापारा में। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया आपका रायपुर में। इसके अलावा भिलाई में, राजनांदगांव में, चंपारण, जगदलपुर, आपका बस्तर के परचनपाल में, नारायणपुर में, जसपुर में, अंबिकापुर, कोंडागांव, कांकेर, मैनपाट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली और इसमें आप इंक्लूड कर लेना अहमदाबाद। ठीक है, ये राज्य के बाहर दिल्ली और अहमदाबाद आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम। तो ये मेन किसके लिए है, हथकरघा बुनकरों के लिए है। तो हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर का शोरूम बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम के नाम से छत्तीसगढ़ हाट रायपुर में, लालगंगा शॉपिंग मॉल रायपुर के सामने जो है आपका संचालित है। इसके अतिरिक्त सिविक सेंटर भिलाई में, राजनांदगांव और कोरबा में भी शोरूम जो है वो आपके संचालित हैं। अंतिम में मैंने अंबर चरखे के बारे में बताया जो कि विभागीय उत्पादन केंद्र है। इसके तहत गांव में अंबर खादी उत्पादन केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें महिलाएं अपने गृह कार्य को पूर्ण कर शेष समय में चरखा चलाकर सूत काटती हैं और पुरुष बुनाई कर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इससे घर परिवार का भरण पोषण करने के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गाँव में अंबर चरखे के माध्यम से खुशहाली के साथ साथ रोजगार मुहैया कराकर पलायन रोकने में क्या हुआ है, सहायक हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका हिस्सा है जो आज हमने पढ़ा, ये केवल शुरुआती हिस्सा है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 के अंतर्गत क्या देखा, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। अब ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उसको आगामी जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे। अगला लेक्चर होगा छत्तीसगढ़ हथकरघा विभाग, फिर हस्तशिल्प विकास बोर्ड का, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का भी और डिटेल में जानना है इसके बारे में, माटी कला बोर्ड का और रेशम प्रभाग का। इनके द्वारा क्या क्या आजीविका के लिए जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या अनुदान वगैरह ऋण योजना दिया जा रहा है, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है, इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि डिटेल से पढ़ेंगे तो दूसरों से ज़्यादा प्रश्न जो है वो आप बना करके आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ मैं ग्रामोद्योग के अगले लेक्चर में।